नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल लाइब्रेरी साइंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों के जो पिछले 3 वीडियो हैं वो यूजीसी नेट जो 16 जनवरी 2025 को हुआ था उसी क्रम में 85 क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसी के आगे हम लोग शुरुआत क्वेश्चन नंबर 86 से करेंगे। जिन लोगों ने 85 तक सॉल्व नहीं किया हुआ है वो पिछले 3 वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ AI इन द वेब। क्या कह रहा है देखेंगे एक बार। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। तो क्या कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ AI इन वेब 3.0। तो AI का वेब 3.0 में क्या रोल है, तो इसमें सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टू डिलीवर मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में क्या कह रहा है। 87 में है मैच द फॉलोइंग डाटाबेसेस विद देयर मेटाडेटा सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे डाटाबेस दिया हुआ है और उनका होस्टिंग इंस्टीट्यूशन और बॉडी। कौन सा डाटाबेस, कौन सी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज या कौन से कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इंस्टीट्यूशन और बॉडी। कौन सा डाटाबेस कौन सा इंस्टीट्यूशन और बॉडी प्रोवाइड करवाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में 3142। ठीक है, 3142 314 और 2 A B C और D। तो कह रहा है एमिनर डाटाबेस है जो कौन प्रोवाइड करवाता है, ये करवाता है त्रिनगुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एमिनर डाटा जो प्रोवाइड करवाता है वो ऑप्शन नंबर 3 है, त्रिनगुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जो है एस्ट्रोफिजिक्स डाटा सिस्टम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एटला रिलीजन डाटाबेस एप्सको। और उसके बाद अरचने वो करवाता है DAI एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोग्ने। क्लियर हो गया होगा। एमिनेर त्रिग्नो यूनिवर्सिटी, एस्ट्रोफिजिक्स डाटा सिस्टम हार्वर्ड, एटला एप्सको और एरचने DAI एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोग्ने। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी किताब के लेखक कौन है। टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी किताब के लेखक इजी क्वेश्चन है।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का जो है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, FW लैंकास्टर। ठीक है, पेपरलेस सोसाइटी जो किताब थी उसके लेखक FW लैंकास्टर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है इन, ये कॉलन क्लासिफिकेशन होगा, इन कॉलन क्लासिफिकेशन एडिशन 6 रिवाइज्ड एडिशन Y8 इज यूज्ड फॉर। कॉलन क्लासिफिकेशन के एडिशन जो 6 रिवाइज था उसमें Y8 का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। ए में क्या है, जो Y8 का जो यूज है Y8 का जो यूज किया जाता है वो डाइजेस्ट और मैनुअल। ठीक है, मैनुअल में जो डाइजेस्ट, दोनों चीज़ों में Y8 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड डी, डाइजेस्ट और मैनुअल। तो कॉलम क्लासिफिकेशन का जो एडिशन 6 था, रिवाइज्ड एडिशन था, उसमें Y8 का यूज किस लिए किया जाता था? डाइजेस्ट और मैनुअल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है? 90 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। जो लाइब्रेरी एसोसिएशन दिए हुए हैं उनको एक अनुक्रम में ईयर बाई ईयर, जो सबसे पहले कौन से लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन हुआ, उसके बाद कौन से का हुआ, तो उसके बाद कौन से का हुआ। तो हम लोगों को पता है सबसे पहले महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन का हुआ था, तो यहाँ से डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद कौन सा हुआ था? महाराष्ट्र के बाद हुआ था मद्रास का, तो ई हो जाएगा। उसके बाद हुआ था बंगाल का, तो बी हो जाएगा। उसके बाद हुआ था पंजाब का, तो उसके बाद पंजाब बोले तो सी, और उसके बाद फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ए, DEVCA। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर मद्रास, उसके बाद फिर बंगाल, फिर पंजाब, फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1933 में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में क्या कह रहा है देखेंगे। 91 में कह रहा है प्रेजेंटली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इफ्ला कह रहा है प्रेजेंटली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इफ्ला इज हैविंग ऑनगोइंग एडवाइजरी कमेटी ऑन एज फॉलोज। जो इफ्ला है उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है कौन सी हैं? ठीक है, तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A, C, D और E। ठीक है, ए में क्या है? कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स, सी में कमेटी ऑन कल्चरल हेरिटेज,
डी में कमेटी ऑन कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स, ई में कमेटी ऑन ओपन साइंस एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इफला की जो कौन सी कमेटी नहीं है, कमेटी ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं है। ठीक है, बकाया ये ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के बकाया चारों ऑप्शन जो हैं वो इफला की कमेटियाँ हैं, एडवाइजरी कमेटी। तो कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स, कमेटी कल्चरल हेरिटेज, कॉपीराइट और ओपन साइंस एंड स्कॉलरशिप। कमेटी ऑन पब्लिक लाइब्रेरी इफला की जो कमेटी एडवाइजरी नहीं है, एडवाइजरी कमेटी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है देखेंगे। व्हाट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सिक्योर HTTP कम्युनिकेशन बाय एडिंग SSL TLS इनक्रिप्शन। तो कह रहा है व्हाट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सिक्योर HTTP, मतलब HTTP को सिक्योर करने के लिए स्पेसिफिकली तरीके से डिजाइन किया गया है। कौन से, बाई एडिंग SSL और TLS इनक्रिप्शन को, तो किस चीज़ के लिए किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा SHTTP। वो तो वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें एस और ऐड हुआ है, और इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे एक कोड वर्ड टाइप में यूज़ कर सकते हैं इसे याद करने के लिए। यहाँ पे SSL TLS है, तो यहाँ पे भी SHTTP है, तो इसका जो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बकाया किसी में भी एस से स्टार्टिंग SMTP, तो ये इसलिए SMTP नहीं होगा क्योंकि ये तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। FTP फाइल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और SHTTP क्या होता है, वो एडिंग SSL TLS इनक्रिप्शन को जो ऐड करके HTTP कम्युनिकेशन को जो सिक्योर करता है उसको कहते हैं SHTTP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। 93 में क्या कह रहा है, 93 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है DTD के बारे में, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के बारे में कौन कौन से जो हमको जो ABCDE 5 ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 93 का। 93 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, A, B और D। ठीक है, ABD कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में क्या क्या सही होगा, DTD डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होती है वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। XML डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है उनका। ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद विथ DTD इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन एग्री ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंजिंग डाटा, ये भी ठीक है। और D, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हैज मेड अवेलेबल एट DTD टू कन्वर्ट मार्क रिकॉर्ड टू XML। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है मार्क, उसको XML में परिवर्तित करने के लिए, वही कह रहा है ना D में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हैज मेड अवेलेबल एट DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन टू कन्वर्ट मार्क रिकॉर्ड टू XML। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, और A, B, D इसमें सही होंगे, बकाया C और E ये गलत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट
पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में क्या कह रहा है? 94 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। वही कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 94 में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 ACD। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें से ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी पूछ रहा है, तो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये ठीक है, ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। उसके बाद CSIR NISCPR ऑनलाइन पीरियोडिकल डायरेक्टली, ये भी ओपन एक्सेस है। और कृषि कोष, ये भी ओपन एक्सेस है। तो JST और B और E मनुपुत्रा, ये ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी नहीं है। JSTO और मनुपुत्रा, जबकि अशोका ट्रस्ट, CSIR और कृषि कोष, ये तीनों ओपन एक्सेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में क्या कह रहा है? 95 में कह रहा है यदि किसी अकादमिक पुस्तकालय में डिजिटल स्रोतों के प्रयोग में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाती है और मुद्रित सामग्रियों को उधार लेने में कमी देखी जाती है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ठीक, यदि किसी अकादमिक पुस्तकालय में डिजिटल स्रोतों के प्रयोग में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाती है और मुद्रित सामग्रियों को उधार लेने में कमी देखी जाती है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? हम लोग देखते हैं ABCDE ऑप्शन। इसमें कह रहे हैं पुस्तकालय प्रयोक्ता सुविधा के लिए डिजिटल प्रारूप को पसंद करते हैं। पुस्तकालय का भौतिक संग्रह अनुपयोगी है। प्रयोक्ताओं में मुद्रित स्रोतों के बारे में जागरूकता की कमी है। पुस्तकालय ने अपने भौतिक संग्रह को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। मुद्रित सामग्रियों की तुलना में डिजिटल स्रोत अधिक सुलभ और प्रयोग करने में आसान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, A, C और E। तो क्या कह रहा है देखेंगे। ए में क्या है? पुस्तकालय प्रयोक्ता सुविधा के लिए डिजिटल प्रारूप को पसंद करते हैं, ठीक बात है। उसके बाद प्रयोक्ताओं में मुद्रित सामग्रियों के बारे में जागरूकता की कमी है, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है मुद्रित सामग्रियों की तुलना में डिजिटल स्रोत अधिक सुलभ और प्रयोग करने में आसान होते हैं, ये भी ठीक बात है। तो क्वेश्चन नंबर 95 को जो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। A, C और E। ठीक है, B और D सही नहीं होगा। पुस्तकालय का भौतिक संग्रह अनुपयोगी, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। और D में क्या है? पुस्तकालय ने अपने भौतिक संग्रह को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सुविधा के लिए डिजिटल प्रारूप पसंद कर सकते हैं लोग, और प्रयोक्ताओं में मुद्रित स्रोतों के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है, और मुद्रित सामग्रियों की तुलना में डिजिटल स्रोत अधिक सुलभ और प्रयोग करने में आसान होते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में क्या कह रहा है? कह रहा है सूचना जीवन चक्र के परिरक्षण चरण के दौरान प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो सूचना का जीवन चक्र होता है उसमें परिरक्षण, ठीक है, चरण के दौरान प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राइमरी जो टारगेट क्या है, प्राइमरी गोल क्या है? तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। यह सुनिश्चित करना कि सूचना सुलभ हो और उसका प्रयोग प्रभावी उपयोग। देखो इसको क्वेश्चन से ऐसे पकड़ते हैं आंसर को। सूचना जीवन चक्र के परिरक्षण कह रहा है, तो प्राइमरी परिरक्षण, उसमें परीक्षण चरण ही परिरक्षण चरण है, चरण का नाम ही परिरक्षण है, तो उसको रक्षा सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है उपयोग की बात कह रहा है, ये तो नहीं होगा। अभी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि सूचना सुरक्षित हो और इसका बैकअप हो, ये सही बात है। दीर्घकालिक अवधारणा के लिए सूचना को अभिलिखित और संरक्षित करना, और हाँ बैकअप की भी बात सही नहीं होगी। ठीक है,
और अनुपयोगी और अनावश्यक जानकारी उठा देना, ये भी ठीक नहीं होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये हो सकता था 96 का जो 2 हो सकता था, ये सुनिश्चित करना कि सूचना सुरक्षित हो, लेकिन इसका बैकअप हो, ये सुरक्षा से संबंधित कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, दीर्घकालिक अवधारणा के लिए सूचना को अभिलिखित और संरक्षित करना, मतलब दीर्घकालिक अवधारणा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में देखा जाए तो 3 ही करेक्ट होगा, क्योंकि दीर्घकालिक अवधारणा के लिए सूचना को अभिलिखित और संरक्षित करना जो है मेन लक्ष्य होगा परीक्षण का। बैकअप होना या वो होना है वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 में क्या कह रहा है, सूची दी हुई है और सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है कि जो यहाँ पे दी हुई मंत्रा, सेवा शक्ति, व्याकर्ता और आंगला भारती, इनका संबंध कौन से इंस्टीट्यूशन से है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले 97 का करेक्ट आंसर जान लेते हैं। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे। फर्स्ट में कह रहा है थर्ड, फर्स्ट, 2 और 4। ठीक है, तो देखेंगे तो आईआईटी कानपुर जो है व्याकर्ता से संबंधित थर्ड वाले से। ठीक है, उसके बाद सीडेक है मंत्रा। ठीक, उसके बाद आ जाइए NCST मुंबई, वो है शिवा और शक्ति। और उसके बाद CSU USA एंड IISC बेंगलुरु, ये है आंगल भारतीय। ठीक है, देखो हम लोग आंगल भारतीय इसलिए भी कह सकते हैं एंग्लो इंडियन, थोड़ा एक मोटा मोटी आइडिया ऐसे लगा सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, इसमें सूची जो दी उसको डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि CSU और USA और IISC बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आंग्ल भारतीय हो जाएगा सीधा सीधा, मतलब एंग्लो इंडियन इसको कहते हैं ना आंग्ल भारतीय, तो डी का जो है 4 हो जाएगा। ठीक, तो डी का 4 जो है एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और उसी एक ही को अगर हम पकड़ लेंगे तो सीधा हमारा जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है कि IIT कानपुर का हो जाएगा व्याकर्ता, उसके बाद सीडेक का मंत्रा, NCST मुंबई का सेवा शक्ति, और ये डी वाले का आंग्ल भारती। क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में कह रहा है ऐसे सार जो मूल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, मूल प्रमुख दलीलों, प्रमुख आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि ऐसे सार जो मूल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और मूल प्रमुख दलीलों और प्रमुख आंकड़ों का सारांश प्रस्तुत करता है को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा सूचनात्मक सार। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का जो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, जो मूलतः जो ये सर जो मूल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं उसको सूचनात्मक सार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 98 का 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। 99 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सीमेंटिक वेव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सीमेंटिक वेव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक
सीमेंटिक वेव ठीक है। तो वही कह रहा है कि अरेंज करना है लेयर्स को सीमेंटिक वेव की नीचे से लेकर ऊपर तक। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें 99 में सबसे पहले होगा RDF, ठीक है। RDF होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। उसके बाद ऑन्टोलॉजी, उसके बाद लॉजिक, उसके बाद प्रूफ और उसके बाद ट्रस्ट। ये नॉर्मल सा है, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले होता है रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स के बाद जो ऑन्टोलॉजी होती है उससे हम लोग देखते हैं। उसके बाद ऑन्टोलॉजी पकड़ में आते हैं तो लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक से ही प्रूफ करते हैं और प्रूफ के बाद ही ट्रस्ट होता है। तो क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला सही होगा। RDF, ऑन्टोलॉजी, फिर लॉजिक, फिर प्रूफ और फिर ट्रस्ट, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। 100 में क्या कह रहा है? 100 में कह रहा है अरेंज बुक्स पब्लिश्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। जो रंगनाथन साहब ने जो बुकें लिखी थी वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से हमको अरेंज करनी है। तो सबसे पहले लिखी थी उन्होंने कौन सी? कॉलम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद कौन सी लिखी थी? उसके बाद लिखी थी बी वाली प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद कौन सी लिखी थी? उसके बाद लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, ए। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद लाइब्रेरी मैनुअल, ठीक। तो कॉलम क्लासिफिकेशन, फिर प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद लाइब्रेरी मैनुअल, ठीक है। तो CABDE CBAED, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 100 का 3 हो जाएगा CBAED, ठीक है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको और तरीके से अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर, ये जो UGC नेट वाला मैं 15 क्वेश्चन करके करवा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।